बनाती है तथा आयनिक त्रिज्या। नंबर 1 क्या था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 2 क्या है? परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। आपको नोट्स में दिखाई दे रहा होगा, इसके जस्ट पहले एक क्वेश्चन दे रखा है, संक्रमण तत्वों के प्रमुख गुण लिखिए। ठीक है, तो ये सारे गुण जो दे रखे हैं इसके अंदर की, ये धात्विक होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो ये सारी की सारी चीजें हमको वैसे भी आगे पढ़नी। ठीक है, तो क्वेश्चन के रूप में मैंने लिखवा दिया था। बाकी ये सारी की सारी चीजें हमारे 1 बाय 1 सारी चीजें आ जाएगी, जितनी भी दे रखी है ना इसके अंदर, कि भाई ये धात्विक होते हैं, उसमें विद्युत का चालन करते हैं, विश्व धातु का निर्माण करते हैं, अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, चुंबकीय गुण उत्प्रेरकीय गुण दोनों दर्शाते हैं। ये सब चीजें अपने आगे आने वाली है सब चीजें। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन के रूप में ना पढ़ के हम टॉपिक वाइज 1 बाय 1 अटेंड करेंगे। तो इसलिए मैंने नेक्स्ट टॉपिक ले लिया सीधा आपके पास, क्या है? परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। अब बात करते हैं परमाणु और आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या है। देखो, आप सब जानते हो त्रिज्या, आपने गणित के अंदर पढ़ी हुई है त्रिज्या क्या होती है। जो एक वृत्त होता है, वृत्त के अंदर, चलो दिखाता हूं, देखना, गणित तो पढ़ी है आप सबने। कोई कहे कि मैंने 11वीं में गणित ली थी, तो 10वीं में थी, 10वीं में त्रिज्या पढ़ी है आपने। तो देखो, ये जो वृत्त है इसका जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से अगर मैं इसकी परिधि तक एक लाइन खींच दूं, वृत्त की परिधि तक अगर कोई लाइन खींच देता हूं मैं, तो ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर, स्मॉल आर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेडियस। तो ये क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब ये तो बात हुई केवल त्रिज्या की, मैंने परमाणु त्रिज्या की बात थोड़ी करी है। हम जानते हैं परमाणु कैसा होता है, हमने जब भी देखा है, जो भी परमाणु देखा है, गोलाकार ही देखा है। देखा है? वृत्ताकार देखा होगा। तो देखो, त्रिज्या की बात कर रहे हैं अपन, कौन सी? परमाणु त्रिज्या की, यानी परमाणु की त्रिज्या। तो अगर हम परमाणु बना लेंगे तो क्या मिल जाएगी हमको? परमाणु की त्रिज्या मिल जाएगी। तो देखो, ये नाभिक, परमाणु बना रहा हूं मैं, नाभिक के बाहर ये क्या है? कोश। तो नाभिक के बाहर जो एक कोश है, तो नाभिक के केंद्र बिंदु से बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो क्या बोल सकते हैं हम डेफिनेशन परमाणु त्रिज्या की? नाभिक से बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी, क्या नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। आयनिक त्रिज्या क्या होगी फिर? आयनिक त्रिज्या का मतलब ये है, अगर कोई परमाणु क्या है? आयनिक है, तो उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी? वो आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। अगर परमाणु क्या है? आयनिक। आयनिक कैसे होगा परमाणु? अगर कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग दे या ग्रहण कर ले, अगर कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग दे या ग्रहण कर ले, तो परमाणु क्या हो जाएगा? आयनिक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? चेक करते हैं। जैसे कोई परमाणु था ए परमाणु ने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, -1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर क्या आवेश आएगा? बताओ। इस पर आएगा धनावेश। कौन सा आवेश? धनावेश, +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना त्यागता है? अगर ये परमाणु क्या कर ले? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, +1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आवेश आएगा? A-1 ऋणावेश। इसको क्या कहते हैं अपन? इसको बोलते हैं अपन धनायन, और इसको क्या बोलते हैं अपन? ऋणायन। धनायन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? धनायन को बोलेंगे कैटायन, और ऋणायन को क्या बोलेंगे? एनायन। ये ध्यान रखना भाई। धनायन को क्या बोलते हैं? कैटायन। ऋणायन को क्या बोलते हैं? एनायन। ऋणायन क्या है? जैसे -1। धनायन क्या है? जैसे +1। तो कोई भी उदासीन परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन त्याग दे या ग्रहण कर ले, तो उस पर क्या आ जाता है? क्या बन जाता है? उस पर आयन बन जाता है। और आयन की, अगर आयनिक परमाणु की अगर हम त्रिज्या की बात करें, तो वही क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक। अब इसका क्या रिलेशन है? कैसे त्रिज्या बढ़ती है घटती है? तो हम बात किसमें कर रहे हैं? डी ब्लॉक के तत्वों की आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या की बात कर रही है हमको यहाँ। तो डी ब्लॉक के तत्व कहाँ पर है हमारे पास? अभी हम पढ़ के निपटे 4 संक्रमण श्रेणियां। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। चारों के अंदर ही क्या है? एक जैसा ट्रेंड है। जो काम प्रथम में होगा वही काम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भी करेगी। तो चेक कर लेते हैं कि क्या कारण है परमाणु त्रिज्या का। तो इस पे रेस कर रहा हूं मैं। तो देखो भाई,
जो परमाणुीय आयनिक त्रिज्या है ये दो कारकों पर निर्भर करती है। परमाणु और आयनिक त्रिज्या कितने कारकों पर निर्भर करती है? दो कारक। कौन कौन से? एक तो है प्रभावी नाभिकीय आवेश, दैट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक कारक तो कौन सा है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, दैट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरा कारक क्या है? शील्डिंग इफेक्ट, यानी परिरक्षण प्रभाव। दोनों को हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा था, याद करो। तो दोनों को एक बार और मैं रिपीट करूंगा क्योंकि इस साल भी हमारे कोर्स में लिखता हूं मैं नाम पहले। एक तो है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और सिंबल क्या है इसका रिप्रेजेंट करने का? जेड इफेक्टिव। सिंबल क्या है? जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब होता क्या है ये प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसकी बात कर लेते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है, नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है। अब नाभिक का आवेश जितना ज्यादा प्रभावी होगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी तरफ। तो वही क्या है? जेड इफेक्टिव। चेक करते हैं। जैसे मैंने ये नाभिक बनाया है यहाँ पर, इस नाभिक के बाहर ये क्या है? कोश। नाभिक के बाहर क्या है? ये कोश। तो नाभिक के पास बीच में क्या है? ये प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतने के उतने प्रोटॉन होते हैं परमाणु के अंदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू परमाणु क्रमांक। तीनों चीजें क्या होती है किसी भी परमाणु की? बराबर। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सदैव समान होते हैं किसी भी परमाणु के लिए। ठीक है। तो यहां पर ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, और भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो बना दिए मैंने। ठीक। अब तो ये बीच में जो नाभिक दिखाई दे रहा है आपको, क्या है ये? नाभिक। ठीक। तो जो नाभिक है, ये नाभिक क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। जबकि प्रोटॉन है इसके अंदर, प्रोटॉन कैसे होते हैं? धनावेशित होते हैं। और हम बचपन से ही जानते हैं कि अगर कोई अपोजिट चार्ज है, ये तो प्लस और ये माइनस, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और कोई समान चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्लस प्लस आ जाए तो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस माइनस आ जाए तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर प्लस माइनस आ जाए तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी। तो यहाँ पर ये क्या है? नाभिक में प्लस यानी प्रोटॉन, और यहाँ बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेंगे तो यही गुण ही क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। मतलब डेफिनेशन क्या हो गई? नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के या नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ये पॉइंट आपको, क्या है क्या नहीं है। अब इसको कोरिलेट करेंगे हम डी ब्लॉक के तत्वों पर। और देखो, अगर ये नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो क्या आकार में कमी आएगी? क्या? क्योंकि जब इन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो कोश भी तो खिंचता चला जाएगा, क्योंकि ऐसे तो इन्हीं के इलेक्ट्रॉन निकल करके भाग जाएंगे इसमें से। इलेक्ट्रॉन कोश में से बाहर भाग नहीं सकते, तो क्या होगा फिर? इलेक्ट्रॉन कोश में से नहीं निकल सकते तो क्या होगा भाई, बताओ? तो ये होगा यहां पर, ये कोश भी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनों के साथ खींचा चला जाएगा। दैट मीन्स आकार में कमी आएगी। मतलब आकार में कमी आने का मतलब क्या होता है? त्रिज्या में कमी आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? जेड इफेक्टिव कौन है? प्रभावी नाभिकीय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर का मतलब क्या है? रेडियस। रेडियस का मतलब त्रिज्या। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो आकार में कमी आएगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, खींचेगा ज्यादा, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही छोटा आकार होगा।
समझ गए क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इफेक्ट हो गया। एक दूसरा इफेक्ट है आपके पास परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण को बहुत अच्छे से समझना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है परिरक्षण। परिरक्षण प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? और शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, और क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये सब इसी के नाम है। शॉर्ट में एसई हम लिख देते हैं इसको। एसई मतलब शील्डिंग इफेक्ट, या एसई मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देखो जो परमाणु है, ये बनाया मैंने परमाणु, इस परमाणु के, जो ये परमाणु दे रखा है, इस परमाणु मतलब जो नाभिक दे रखा है, इस नाभिक के बाहर क्या है? ये कोश, ये एक और कोश, हमने दो कोश बना रखे हैं यहाँ पर। इस नाभिक के बाहर इस कोश में भी क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। और इसके बाहर जो है इसमें भी क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो देखो अच्छे से समझना है, इसको बहुत काम आने वाला है अभी आगे परिरक्षण प्रभाव। अब देखना है यहाँ पे, ये नाभिक जो है इसमें प्रोटॉन उपस्थित है, और प्रोटॉन उपस्थित होंगे तो ये क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है ये भाई। ये नाभिक प्रोटॉन रखता है, चार चार प्रोटॉन, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे, तो प्रोटॉन भी कितने हैं इसके अंदर? चार। तो चार प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखते हैं और खींच रहे हैं। और जब ये इनको खींचेंगे इलेक्ट्रॉनों को, तो इसकी वजह से क्या बढ़ रहा है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। लेकिन परिरक्षण का मतलब क्या होता है? देखना, परिरक्षण यानी चारों ओर से, परि का मतलब चारों ओर, रक्षण का मतलब रक्षा करना, यानी चारों ओर से रक्षा करना। शील्ड, देखो नाम है शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब क्या होता है? ढाल। शील्ड करना, रक्षा करना, कवच के रूप में रक्षा करना। कौन बन रहा है कवच? देखो ये क्या है यहाँ पर? आंतरिक कोश। ये कौन सा कोश है? आंतरिक कोश। और ये कौन सा कोश है? बाह्यतम कोश। तो यहाँ पर आपको सबको दोनों प्रकार के कोश दिखाई दे रहे होंगे, एक आंतरिक कोश और एक बाह्यतम कोश। अंदर वाला कोश आंतरिक, बाहर वाला कोश बाह्य। तो यहाँ पर जो आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों, और ये बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अभी बताया आपको मैंने, माइनस माइनस क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे? क्या करेंगे भाई? अगर माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो क्या दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे? क्या अरे, यानी ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है, ये भी इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी धक्का मार रहा है। प्रतिकर्षित का मतलब दूर भगा रहा है। और ये नाभिक क्या चाह रहा है? ये नाभिक चाह रहा है कि मैं तो तेरे को भी छीन लूं, 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 यानी चारों को ही अपने पास बुला रहा है। ये नाभिक इन चारों को खींचना चाह रहा है, लेकिन जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं? भाग जाओ यहाँ से, धक्का मार रहे हैं। अंदर आने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलो तुम यहाँ से। और ये नाभिक क्या चाह रहा है? कि सब आ जाओ मेरे पास, सबको बुला रहा है। कौन? नाभिक। और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को धक्का मार रहे हैं। तो धक्का मार के वो क्या कर रहे हैं? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को धक्का मार करके इस नाभिक के आकर्षण से बचा रहे, यानी इस नाभिक के आकर्षण से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की रक्षा कर रहे हैं। और जब ये रक्षा कर रहे हैं, तो यही तो चीज क्या कहलाती है? परिरक्षण। यानी डेफिनेशन क्या हो गई इसकी? आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से बचाने का प्रभाव क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव। अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखना है यहाँ पे, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिकीय आकर्षण, यह नाभिकीय आकर्षण से बचाने का प्रभाव क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव। अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखना, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिकीय आकर्षण से बचाने का प्रभाव क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। यानी आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की रक्षा कर रहे हैं, तो ये इनको अपने पास आने नहीं देंगे। और जब ये इनको अपने पास आने नहीं देंगे, तो इसकी वजह से आकार में तो कमी नहीं होगी भाई,
आकार में कमी कब होती है? जब ये नाभिक द्वारा खिंच जाते हैं, लेकिन ये नाभिक द्वारा खिंच ही नहीं पा रहे, तो इसका मतलब आकार में कमी नहीं होगी। तो इससे क्या रिजल्ट निकल करके आता है कि जो ये शील्डिंग इफेक्ट है, ये अगर बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। दैट मींस शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आर, यानी परिरक्षण प्रभाव त्रिज्या के समानुपाती होता है। बात आगे क्या समझ में? अब हमको क्या टॉपिक पढ़ना था? परमाणुीय त्रिज्या, रासायनिक त्रिज्या, और ये रिजल्ट निकाल लिए हमने दोनों। देखो आप, अगर प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है तो त्रिज्या में कमी आती है, अगर परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो त्रिज्या में वृद्धि होती है। दोनों चीजें आगे अपने पास निकल कर, ठीक है। अब इसको कोरिलेट करते हैं किससे? दोनों प्रभाव मैंने आपको बताया था कि परमाणुीय और रासायनिक त्रिज्या पर कौन से कारक निर्भर करते हैं? ये दोनों कारक निर्भर करते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, अगर किसी को डायग्राम बनाने की जरूरत है तो वो डायग्राम बना सकता है। डायग्राम बना लें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखना, यहां पर दोनों प्रभाव पर डिपेंड कौन कर रही है? परमाणुीय और रासायनिक त्रिज्या डिपेंड कर रही है। तो जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो त्रिज्या कम होती है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर, दोनों चीजें हैं। तो अब हम क्या करेंगे? जो प्रभाव ज्यादा अधिक प्रभावी होगा, जो प्रभाव ज्यादा अधिक प्रभावी होगा, वही त्रिज्या में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा। तो देखो, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा प्रभावी हो जाएगा किससे? शील्डिंग इफेक्ट से, तो वो त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये प्रभावी होगा तो त्रिज्या कम हो जाएगी, और ये प्रभावी होगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगी। सीधी सी बात। अब ये चीज किसमें हम नोटिस करेंगे? इस चीज को 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। तो 3D सीरीज का उदाहरण ले लेते हैं हम। देखो भाई 3D सीरीज क्या कहती है। हमने उदाहरण लिया 3D सीरीज। 3D श्रेणी, 3D श्रेणी क्या थी? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोली क्यों? देखो, इसका परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये इनके क्या है? परमाणु क्रमांक हैं। अब देखो यहाँ पर, यहां से यहां तक क्या होता है देखना, स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक, स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक क्या होता है? जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों ही क्या होते हैं? कार्यरत होते हैं। जेड इफेक्टिव भी कार्य कर रहा है, शील्डिंग भी कार्य कर रहा है, कार्य तो दोनों कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया काम तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी होगा उसके आधार पर त्रिज्या आएगी। तो जेड इफेक्टिव का मान यहां पर शील्डिंग इफेक्ट की तुलना में क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसके बाद अभी करेंगे। जेड इफेक्टिव परिरक्षण प्रभाव से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। इसके आगे चले अगर हम, तो आयरन से लेकर के निकिल तक दोनों प्रभाव एक दूसरे को क्या कर देते हैं? संतुलित कर देते हैं, यानी दोनों लगभग बराबर लगते हैं, बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, कॉपर से जिंक तक क्या होता है? कॉपर से जिंक तक जब हम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी शील्डिंग इफेक्ट क्या ज्यादा वर्क करता है। तीन चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो हम पहले आवर्त सारणी पढ़ते थे उसमें हम क्या कहते थे? देखो, आवर्त सारणी में हमने बना रखी है आवर्त सारणी, बाएं से दाएं चले, ऊपर से नीचे चले। बाएं से दाएं चलने पर क्या होता था? एस और पी ब्लॉक के तत्वों में जेड इफेक्टिव बढ़ता था। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो नाभिक का आकर्षण बढ़ रहा है, और नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो क्या होगा? आकार में कमी आएगी। तो हम लिख देते थे सीधा सीधा जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है इसलिए आकार में क्या आएगी? कमी होगी। यही कहते थे क्या हम? ऊपर से नीचे आने पर क्या कहते थे? ऊपर से नीचे आने पर एन यानी कोषों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर कोषों की संख्या बढ़ रही है तो क्या होगा? आर भी बढ़ेगा। ये बात हम किसके लिए करते थे? पीरियोडिक टेबल के लिए। तो ये कॉमन ट्रेंड है, लेकिन ये कॉमन ट्रेंड नहीं है।
ये कुछ डिफरेंट ट्रेंड है जहां पर क्या आ रहा है, जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों पर डिपेंड करेगा। तो देखो यहां पर देखेंगे जेड इफेक्टिव ज्यादा प्रभावी है क्या, यहां से यहां तक जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा प्रभावी है। और जेड इफेक्टिव ज्यादा प्रभावी होगा तो हमने अभी पढ़ा था जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और एक पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी त्रिज्या के लिए उत्तरदायी कौन होंगे, दोनों इफेक्ट होंगे। जेड इफेक्टिव ज्यादा प्रभावी है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो रेडियस का मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी क्या, बोलो भाई। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस के मान में क्या आएगी, डिक्रीजिंग आएगी, यानी रेडियस क्या होगी, यहां से यहां तक कम होगी। रेडियस क्या होगी भाई, रेगुलर कम होगी। लेकिन यहां देखें जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों बराबर है, लगभग कांस्टेंट है। लगभग कांस्टेंट है तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, लगभग कांस्टेंट हो जाएगी। यानी त्रिज्या के मान क्या प्राप्त होंगे, लगभग समान प्राप्त होंगे। लेकिन इसके आगे देखो तो देखो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा प्रभावी है किसकी तुलना में, प्रभावी नाभिक आवेश की तुलना में। और जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होगा तो देखो शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट मींस परिरक्षण प्रभाव अगर बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आर इंक्रीज। तो देखो हमारे पास रिजल्ट तो निकल करके आ गया। क्या रिजल्ट आया निकल करके कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाने पर त्रिज्या के मान में कमी आती है, आयरन से निकिल तक जाने पर त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है, और कॉपर से जिंक तक जाने पर त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। ये रिजल्ट निकल करके आ गया अपने पास, ठीक है। अब देखो क्यों होता है ऐसा, चलो एक उदाहरण लेते हैं अपन इसका। स्कैंडियम को पकड़ते हैं अपन, स्कैंडियम को उदाहरण अच्छे से समझ लेना, एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर उदाहरण के टाइम पे बातें की, जो बातें यहाँ पर मनीष और अजय पांचाल कर रहा है वो बातें बंद कर दे, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्कैंडियम की बात कर रहा हूँ। स्कैंडियम का जो विन्यास है वो क्या है, 21 इलेक्ट्रॉन रखता है बाह्यतम विन्यास से, मतलब है हमको आर्गन 3d1 4s2 ये विन्यास रखता है ये स्कैंडियम। चेक करेंगे ये नाभिक, ये मैंने मान लिया है तीसरा कोश है और ये मैंने मान लिया है चौथा कोश। ये क्या माना मैंने, तीसरा कोश यानी 3d, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक इलेक्ट्रॉन। देखो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। और ये चौथा कोश माना तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सबको दिखाई दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ये 4s कक्षक माना मैंने, ये मैंने माना 3d कक्षक। तो देखना है यहाँ पर ये नाभिक, नाभिक में क्या उपस्थित है, प्रोटॉन। नाभिक क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है। अब देखना हमने परिरक्षण प्रभाव पढ़ा था, परिरक्षण प्रभाव क्या था, परिरक्षण प्रभाव का मतलब था आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से बचाने का प्रभाव क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। ये पढ़ा था हमने अभी। तो यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन है केवल, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या 1 इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षण कर पाएगा क्या, आंतरिक कोश का 1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण से परिरक्षित कर पाएगा क्या, नॉट पॉसिबल। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षित कर ही नहीं सकते, कैसे बचाएगा एक अकेला। एक जने को मारने 2 जने आ रहे हैं तो 2 जने जीत जाएगा एक जना, अरे खली थोड़ी है जो जीत जाएगा। यहाँ पर सामान्य आदमी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सामान्य आदमी, सामान्य इलेक्ट्रॉन, सबकी पावर बराबर इलेक्ट्रॉन होगी, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इन दोनों को रोक नहीं सकता, यानी परिरक्षित नहीं कर सकता, तो नाभिक का आकर्षण ज्यादा लगेगा, और जब नाभिक का आकर्षण ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा क्या। नाभिक का आकर्षण अगर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा लगेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा क्या, यानी शील्डिंग इफेक्ट कम कार्यरत हो रहा है, यानी परिरक्षण प्रभाव फेल हो गया किसके सामने, प्रभावी नाभिकीय आवेश के सामने। तो यहां पर क्या होता है, लगातार प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। तो आपने ये लिखा है कि शील्डिंग इफेक्ट की तुलना में जेड इफेक्टिव क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है, ठीक।
तो शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा प्रभावी जेड इफेक्टिव है। लगातार आगे जाते जाते हैं, यहां पर आते ही क्या होता है, मैग्नीज तक। मैग्नीज तक कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे डी में। 1 2, इसमें तो 2 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। और जब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पर अब धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ के साथ क्या बढ़ने लग जाएगा, परिरक्षण भी बढ़ने लग जाएगा। क्या, पहले 1 इलेक्ट्रॉन 2 को रोक रहा था, अब 5 इलेक्ट्रॉन 2 को रोकेंगे। पहले 1 इलेक्ट्रॉन 2 को रोक रहा था, अब 5 इलेक्ट्रॉन 2 को रोकेंगे तो रोक लेंगे क्या आसानी से, रोक लेंगे तो क्या होगा, परिरक्षण बढ़ जाएगा। और परिरक्षण बढ़ेगा तो यहाँ जैसे आगे आगे जाएंगे तो देखो मैंने लिख दिया जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, लेकिन शील्डिंग भी बढ़ रहा है। और जब शील्डिंग भी बढ़ेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे लगभग। और बराबर हो जाएंगे तो जो त्रिज्या के मान में भी क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी त्रिज्या क्या रह जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी। और ऐसे यहाँ जब हम आगे जाते हैं तो जिंक पर देखना क्या होगा, कॉपर और जिंक विन्यास क्या होता है जिंक का, जिंक का विन्यास होता है 3d10 10 इलेक्ट्रॉन है। देखो 10 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फुली फिल है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे, 10। तो डी में मैंने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोश के 10 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, परिरक्षित कर रहे हैं, यानी नाभिक के आकर्षण से बचा रहे हैं। जब बचाओ 5 थे, जब ही बचा लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन भी 10 इलेक्ट्रॉन परिरक्षित नहीं कर सकते क्या नाभिक के आकर्षण से, आसानी से कर सकते हैं। यानी क्या बढ़ रहा है, परिरक्षण बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। मैं मना नहीं कर रहा जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ रहा, जेड इफेक्टिव तो अपन ने शुरू में ही बता दिया मैंने आपको। किसी भी जो आवर्त सारणी में जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, लेकिन जो प्रभाव ज्यादा प्रभावी होगा वही त्रिज्या के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहां पर जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है। परिरक्षण प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा तो परिरक्षण प्रभाव ज्यादा प्रभावी होगा, और प्रभावी होगा तो क्या होगा, त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर।